हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की सेशन में हमने बैंकिंग लॉ को पूरा ख़त्म करना है। बैंकिंग लॉ का ये रिवीजन सेशन रहने वाला है। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये सारे टॉपिक्स अगर आपके पास हैं ना, तो आप इस सेशन को ले सकते हैं हमसे और ये देख सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। क्या डेवलपमेंट रही है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की इंडिया में। उसके बाद बैंकर क्या है, कस्टमर क्या होते हैं, बैंकर कस्टमर में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। उसके बाद बैंकर और कस्टमर के बीच जो रिलेशनशिप है वो कब टर्मिनेट हो जाता है। बैंकिंग बिजनेस क्या है, कस्टमर क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं, स्पेशल क्लासेस ऑफ कस्टमर क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर भी हो गए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बैंकर और कस्टमर के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट है और क्या कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, इसमें कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है कौन नहीं। बैंकर का लियन क्या है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक। उसके बाद हमारे जो वाउचर्स होते हैं बैंक के जरिए इशू किए हुए, या जो बॉन्ड्स होते हैं, एटीएम होता है, ये सारा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हम पढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये जितने भी एक्ट्स हैं उनके हम सेल एंड फीचर्स बेसिकली पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे बेसिकली, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को अच्छे से कवर करेंगे। तो ये सारा ही रिवीजन सेशन में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से शुरू करेंगे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की क्या हिस्ट्री रही है इंडिया में, कैसे ये इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, ये टॉपिक है, इसको मैं इंट्रोडक्शन इसकी देने की बात करूँ, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे कि जो बैंकिंग है, बैंकिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एक देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ये अभी इस टाइम पर जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे ही जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का वर्किंग है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। और लगातार टेक्नोलॉजी साइंस की डेवलपमेंट होने के साथ साथ जो लगातार बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उनमें सिक्योरिटी बढ़ रही है, उनमें काम करने की क्षमता बढ़ रही है, लोगों को सर्विसेज देने की क्षमता बढ़ रही है। फिर आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैंकिंग बिजनेस भी करते हैं और साथ में अदर बिजनेस भी करते हैं। अदर बिजनेस मतलब एक तो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं लोगों को। बैंकिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि पैसे लोगों से डिपॉजिट करना और लोगों को लोन देना। बैंक लोन भी देते हैं और पैसे भी लोगों के डिपॉजिट करते हैं। और अदर सर्विसेज में क्या आ जाएगा, जैसे बैंक लोगों को लॉकर की सुविधा देते हैं, बैंक लोगों को जो है वो एजेंट के रूप में काम करते हैं, बैंक लोगों के बिहाफ में उनकी LIC पॉलिसी का पैसा पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, और डिफरेंट काम बैंक जो है वो एजेंट के बिहाफ में करते हैं। मतलब बैंक जो है वो बैंकिंग बिजनेस तो करते हैं, साथ में अदर बिजनेस के लिए भी लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। ये सारी बातें स्टूडेंट्स आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अब मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में, तो हिस्ट्री को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे आप जब आंसर लिखोगे तो आप इसको 2 क्या 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं भी बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री की बात करूँ मैं, हिस्ट्री या फिर डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो आप एक लिख सकते हो आप प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले क्या सिनेरियो था। फिर आप लिख सकते हो आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस से पहले और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। प्री इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो इसको भी आप 3-4 भागों में बांट सकते हो। इनफैक्ट आप इसको ये लिख सकते हो, इंडिपेंडेंस पहले हमारा
एंशंट पीरियड भी था, एंशंट पीरियड भी था, इसमें आपका मुगल भी आ गया, इसमें आपका ब्रिटिश भी आ गया। मैंने तो ब्रिटिश पढ़ना है हमने, एंशंट और मुगल को छोड़ दो आप, वो तो मतलब इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे थे नहीं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उसके बाद ही बैंक इस्टेब्लिश होना शुरू हुए थे। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं थे उससे पहले बैंकिंग नाम का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता था। हाँ, लोग होते, साहूकार होते थे, लोगों को पैसा देते थे उधार पे और बाद में उनकी ज़मीनें कब्जे पे ले लेते थे, लेकिन हाँ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिस्टम नहीं था। लेकिन हमने ब्रिटिश को ज़्यादा फोकस करना है इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस के बाद की हम 3 फेसेस को पढ़ेंगे। एक फेस में पढ़ेंगे बिफोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत से बैंकों का नेशनलाइजेशन होने लगा। शुरू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ और भी बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। बाद में फिर 1960s के दौरान फिर से नेशनलाइजेशन हुआ। तो पहले नेशनलाइजेशन होने से पहले क्या सिस्टम था, हिस्ट्री क्या थी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की, फिर हम देखेंगे आफ्टर नेशनलाइजेशन। जब नेशनलाइजेशन हो गया बैंकों का तो उसके बाद क्या हुआ वो देखेंगे हम, और फाइनली हम लोग देखेंगे फिर बाद में कि आफ्टर द ईयर ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो 1991 में हमने फॉलो करी थी पॉलिसी एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये पूरा हिस्ट्री का चार्ट है। हिस्ट्री में हम देखेंगे इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिस्टम था और इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिस्टम था। इंडिपेंडेंस से पहले अगर एंशंट एरा की बात करूं तो इस टाइम पर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो थे वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं थे। हाउएवर देयर वर पीपल हु लैंड द मनी, हु गिव द मनी और हु प्रोवाइड्स द लोन फैसिलिटीज in place of the land taking by the people, but that were not in organized manner। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। जो जिनके पास ज़्यादा पैसे थे वो लोग अपने पैसे उधार देकर दूसरों की, गरीब लोगों की ज़मीनें ले लेते थे। मुगल्स में भी कोई इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिस्टम नहीं था। पर ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स को जब महसूस हुआ कि हम लोगों को ज़रूरी है कि एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, हम जो यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है जो हमें लोन भी दे सके और हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ डिपॉजिट्स की दे सके। तो बैंकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। हम नेशनलाइजेशन के दौरान का एरा देखेंगे। उसके बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद का जब एरा है हम इस सारी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू कर देते हैं हम प्री इंडिपेंडेंस से। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं बात करूँ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट की प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, तो इंडिपेंडेंस से पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एंशिएंट टाइम पर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं थे। मुगल में भी यही था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने आने के बाद ये नीड महसूस करी कि इंडिया में कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ताकि वो अपना पैसा वहाँ डिपॉजिट कर सकें और वहाँ से लोन भी ले सकें, फैसिलिटीज़ भी ले सकें। तो सबसे पहला जो बैंक इस्टेब्लिश हुआ था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश हुआ था 1770 में। ये बैंक बेसिकली जो इंडिया की कैपिटल थी उस टाइम पे कलकत्ता, वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन ये बैंक फेल हो गया काम करने में और ये बैंक 1832 में बंद हो गया। तो फर्स्ट बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। द नेम ऑफ बैंक वॉज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1770 एंड इट सीजेस टू ऑपरेट इन 1832। ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस अबाउट 600 बैंक्स वर रजिस्टर्ड। अबाउट 600 बैंक्स रजिस्टर हुए लेकिन सभी बंद हो गए क्योंकि या तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का अभाव था या वहाँ पे स्किल्ड लोग नहीं थे बैंक में काम करने वाले, किसी भी कारणों की वजह से, या उनके पास फाइनेंस नहीं था आगे चलाने के लिए, बैंक को हेल्प नहीं थी गवर्नमेंट की, तो वो बैंक 600 के करीब बैंक जो थे वो बंद हो गए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद कुछ एक महत्वपूर्ण बैंक्स जो थे वो इस्टेब्लिश हुए, जैसे कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में इस्टेब्लिश हुआ, 1791 में बंद हो गया। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में इस्टेब्लिश हुआ, 1958 में बंद हो गया। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में इस्टेब्लिश हुआ, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में इस्टेब्लिश हुआ, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इस्टेब्लिश हुआ। इन तीनों बैंकों को, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंशियल बैंक बोलते थे।
ये तीनों बैंक आपस में मर्ज हो गए और बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझने की कोशिश करना, आज़ादी मिली, आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आया। इसके बाद कुछ बैंक्स आए लाइक जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अब द कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, ये सारे आए, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। लेकिन जो तीन बैंक थे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, ये तीनों बैंकों को प्रेसिडेंशियल बैंक बोला जाता था और इन तीनों बैंकों का बाद में मर्जर हो गया और एक बैंक बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसी को आज़ादी के बाद 1955 में नेशनलाइज किया गया और ये बन गया हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही नेशनलाइज किया गया था और ये बैंक बना था। इसके अलावा और बहुत से बैंक इस्टेब्लिश हुए। इलाहाबाद बैंक 1865 में इस्टेब्लिश हुआ, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इस्टेब्लिश हुआ, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, कैनरा बैंक 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। मैक्सिमम बैंक इस टाइम भी विद्यमान है। लेकिन ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, बहुत सारे जो 600 के करीब थे, वो फेल हो गए, काम नहीं कर पाए। कारण क्या था? कारण मैं बता देता हूँ आपको। Many major banks were failed to survive during the pre-independence because number one, lack of machines and technology. ये आप रीज़न लिखोगे, what were the reasons behind the failure of banking institutions in India before independence? Lack of machines and technology. Second, human errors, टाइम कंज्यूमिंग। ह्यूमन एरर्स तो होते ही हैं, जो बैंकों में काम करने वाले लोग थे वो ह्यूमन बींग्स थे, वो जनरली एरर करते थे, तो ये भी कारण था। फ्यूअर फैसिलिटीज़ बहुत कम देते थे बैंक। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट स्किल नहीं थी लोगों के पास, कैसे आगे चलाना है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को। तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंस से पहले ये हमारी हिस्ट्री रही है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट की। अब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो क्या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट रही इंडिया में, वो देखेंगे। देखो, ये बोर्ड में लिखा हुआ छोटा हो सकता है, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो तो काफ़ी लाउडली बोल रहा हूँ मैं, तो इन वर्ड्स को आपने ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। और बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी, कोई टेक्निकल नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बोर्ड अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो आपने सोचना है कि आपका लेक्चर समझ नहीं आ रहा आपको। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले जब ब्रिटिशर्स आए तो कैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ। सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश हुआ, कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन बहुत दिन काम नहीं कर सका, 1832 में बंद हो गया। उसके बाद बहुत से बैंक्स इस्टेब्लिश हुए, जिसमें 3 मेन बैंक थे, जिसको प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता है, बैंक ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। और ये 3 बैंक को बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला गया और इसी को नेशनलाइज करके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके अलावा और बहुत से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए, लेकिन 600 से ज़्यादा बंद हो गए। और बंद होने का कारण क्या था? ह्यूमन एरर, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम, और बैंकिंग सर्विसेज वर नॉट, ऑल बैंकिंग सर्विसेज वर नॉट बी डीलिंग विद बैंक्स। तो ये कारण थे। अब जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देखा गया कि मैक्सिमम जो बैंक हैं वो प्राइवेटली रन हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं था, मैक्सिमम बैंक्स वर प्राइवेट। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इस प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया और डिसाइड किया कि हम बैंक को नेशनलाइज करेंगे। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नेशनलाइज द बैंक एंड विद दिस पर्पस गवर्नमेंट इनेक्टेड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भी इसी एक्ट के अंतर्गत नेशनलाइज हुआ। वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935-34 में इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब ये सारा ईरा जो हम पढ़ेंगे आगे वो नेशनलाइजेशन का ईरा है, जब नेशनलाइज बैंक होते रहे। 1948 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर अबाउट 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया 14 बैंक्स को, बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक। ये 14 बैंक्स को 1948 में नेशनलाइज किया गया। देश आज़ाद हुआ, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा था, गवर्नमेंट ने सोचा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने लॉज बनाना शुरू कर दिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बन के आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। 14 अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज किया गया। उसके बाद 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया। जो 6 बैंक थे वो कौन थे? आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड विजया बैंक। तो ये 6 प्रकार के बैंक जो थे वो 1980 में नेशनलाइज हुए। इनके अलावा और भी बहुत से बैंक नेशनलाइज हुए और 7 जो बैंक थे वो बैंक थे हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज। 7 बैंक्स वर द सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ये नेशनलाइज कब हुए? 1959 में। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये जितने भी स्टेट बैंक की सब्सिडरीज हैं बाद में सारी 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गई। लेकिन जो 2 थी, सौराष्ट्र और इंदौर, बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में एसबीआई में मर्ज हो गया था और बैंक ऑफ इंदौर 2010 में एसबीआई में मर्ज हो गया था। बाकी जो पटियाला, हैदराबाद, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, त्रावणकोर है, ये 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हुए। तो ये एक हिस्ट्री है। ये जितना भी ईरा आपको दिखाया मैंने वो सारा ईरा नेशनलाइजेशन का ईरा था। कैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, 1949 में एक्ट बना, कैसे 1948 के दौरान जो थे 14 बैंक नेशनलाइज हुए, कैसे 1980 के दौरान 6 बैंक नेशनलाइज हुए, कैसे 1959 इसके अलावा, इन दोनों के अलावा 1959 में जो 20 बैंक थे जिसमें 7 जो थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज थी, कैसे वो नेशनलाइज हुई। इसके बाद अब रीजनल रूरल बैंक भी डेवलप होना शुरू हो गए, इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। 1975 में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ रीजनल रूरल बैंक और पर्पस था रूरल एरिया को डेवलप करना। उसके बाद हमारा जो हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, कि जो नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का 1948 में, 1959 में, 1980s में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? इंक्रीज द फंड्स ऑफ बैंक्स, बैंक के फंड्स बढ़ गए। गवर्नमेंट के पास बैंक जब आ गए तो गवर्नमेंट ने अपना जो था वो हेल्प दी बैंक्स को, तो गवर्नमेंट के फंड्स बढ़ गए, बैंकों के फंड्स बढ़ गए। गवर्नमेंट ने अपनी बैंकों को अपना जो है काफ़ी फंड प्रोवाइड करवाया। इंक्रीज एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई बैंकों की। हेल्पड इन बूस्टिंग द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में बूस्टअप हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुई। मेजर एम्प्लॉयमेंट के साधन खुल गए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को रोज़गार मिला। जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिलने लगी, सिक्योरिटी बढ़ गई, लाइफ में लेकर जॉब को लेकर सिक्योरिटी बढ़ गई और साथ में काफ़ी लोग एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ी। तो ये इम्पैक्ट पड़ा नेशनलाइजेशन का। तो ये ईरा हमें समझ आ गया, जो नेशनलाइजेशन का ईरा था। अब लिबरलाइजेशन, तो स्टूडेंट्स देश की जो इकॉनमी थी वो 1919 के दौरान, 1990s 1990 1991 इस दौरान काफ़ी जो थी वो दयनीय थी देश की स्थिति। इकॉनमी वॉज वेरी बैड, ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस वॉज वेरी बैड। और इसको इम्प्रूव करने के लिए उस टाइम पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव, और जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगुवाई में और लीडरशिप ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम नरसिम्हा राव, उन्होंने क्या किया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को इंडिया में लेके आए और इंडिया में दोबारा से बैंकों के डेवलपमेंट में प्राइवेटाइजेशन का ज़्यादा महत्व दिया जाना शुरू किया गया। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाने लगा कि प्राइवेट बैंक होने चाहिए अगर हमने इकोनॉमी को स्टेबल करना है, इकोनॉमी डेवलपमेंट करनी है। ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइवेट बैंक होंगे तो लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन खत्म हो जाएगा। प्राइवेट लोग जॉब देंगे, प्राइवेट लोग जो है वो सैलरी देंगे, प्राइवेट लोग जैसे मर्जी चलाएं बैंकों को वो चलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एलपीजी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए वो, जिसका मेन पर्पस क्या था,
मेन था कि बैंकों को लिबरलाइज करना, बैंकों के रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, उनको लिबरलाइज करना, लिबरल करना, ज़्यादा टफ रूल नहीं बनाना ताकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में डेवलपमेंट हो सके। लिबरलाइजेशन को महत्व देना, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट बैंकों को ज़्यादा महत्व देना, और साथ में ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, फॉरेन कंट्रीज़ के बैंक्स को इंडिया में आकर यहाँ पे ब्रांचेस खोलने का मौका दिया गया। तो बहुत से बैंक यहाँ पे स्टैब्लिश हुए आफ्टर दिस ईरा, बहुत से बैंक स्टैब्लिश हुए, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, IDBI बैंक एंड टाइम्स बैंक। ये सारे बैंक प्राइवेटाइजेशन के बाद ये स्टैब्लिश हुए। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक एंड IDBI बैंक। इसके अलावा इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से सेटिंग अप ब्रांचेस ऑफ वेरियस फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस को इंडिया में इस्टेब्लिश करना शुरू किया गया। तो इस प्रकार से इंडिया में फिर बैंक्स जो है वो डेवलप होना शुरू हुए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा हिस्ट्री को, हमने देखा देश की आज़ादी से पहले क्या हिस्ट्री थी, देश की आज़ादी के बाद क्या रहा। अब एक नया क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में 100% आता है कि बैंकर और कस्टमर में क्या रिलेशनशिप है, बैंकर और कस्टमर में क्या रिलेशनशिप है और कब ये रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर का मतलब तो आपको पता ही है, बैंकर मतलब सिंपल सी बात है बैंक, बैंक। अच्छे से इनकी डेफिनेशंस क्या है वो अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, बैंक क्या है, कस्टमर क्या है, इनका मीनिंग, डेफिनेशन वो आगे देखेंगे। फिलहाल बैंकर का मतलब होता है जो बैंक है, जो लोगों से पैसे लेता है, डिपॉजिट करता है और लोगों को लोन देता है ना। और कस्टमर का मतलब क्या है, कस्टमर मतलब वो पर्सन जिसका बैंक में अकाउंट है, वन हु इज़ द अकाउंट होल्डर इन द बैंक and who is taking the services from a bank, who is depositing money in the bank and taking loans from the bank, that is the customer. A bank means person who is taking the money from the people and giving them the loan, है ना। तो दिस इज द बैंक एंड कस्टमर। बैंक और कस्टमर का पता चल गया मैं, बैंक क्या है और कस्टमर क्या है। अब देखो, इंट्रोडक्शन की बात करूँ मैं तो आप लिख सकते हो कि जो बैंक और कस्टमर है उनके बीच एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। दे हैव अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ऑफ फेथ, आपस में एक विश्वास का रिलेशनशिप होता है। और ये रिलेशनशिप जो है वो कैसे बनता है, बाई एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बाई एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बैंक और कस्टमर दोनों क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। जब भी आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो तो आप एक बैंक का पूरा फॉर्म फिल करते हो। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर बेसिकली एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बैंक। आप बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो एंड दैट इज अ बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट, और वो बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। आप कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो क्या लिखा हुआ है कि बैंक और कस्टमर के बीच आपस में एक विश्वास का रिलेशनशिप है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, फेथ का रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप तब इस्टेब्लिश होता है, तब बनता है जब बैंक और कस्टमर दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच, बेसिकली बैंक और कस्टमर के बीच, एक है जनरल रिलेशनशिप, एक है स्पेशल रिलेशनशिप। अगर मैं जनरल रिलेशनशिप की बात करूं तो जनरल रिलेशनशिप दो प्रकार से है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी है डेटर और क्रेडिटर। जो प्राइमरी रिलेशनशिप है, प्राइमरी जनरल रिलेशनशिप है बैंक और कस्टमर के बीच, वो है डेटर और क्रेडिटर का। बैंक डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो क्रेडिटर्स भी हैं, डेटर्स भी हैं। जब बैंक लोगों के पैसे लेता है और बदले में उनको इंटरेस्ट देता है तो बैंक क्या बन रहा है, बैंक लोगों से पैसा ले रहा है, बैंक एक तरह से डेटर बन रहा है और लोग क्रेडिटर बन रहे हैं। लोग तो बैंक को पैसा दे रहे हैं और बैंक पैसा ले रहा है, बैंक डेटर बन जाता है और बाद में बैंक उसका इंटरेस्ट भी पे करता है। लेकिन जब लोग बैंकों से लोन लेते हैं तो बैंक फिर क्रेडिटर बन जाता है और लोग फिर डेटर बन जाते हैं। तो पहला रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर के पाया जाता है, डेटर और क्रेडिटर का। दूसरा जो जनरल रिलेशनशिप है वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो कि जर्नल में आएंगे पर सेकेंडरी हैं। क्या क्या है, एजेंट, बैंक और कस्टमर के बीच एजेंट का रिलेशनशिप है, बेलर एंड बेली। आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी यहाँ ही एक्सप्लेन करूँगा, टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा ना, आगे पढ़ूंगा। जैसे इसको एक्सप्लेन किया वैसे
इनको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आगे पढ़ूंगा, आगे बताऊंगा आपको। पहला एजेंट एंड प्रिंसिपल, बेलर एंड बेली, प्लेजर एंड प्लेजी, mortgager एंड mortgagee, हाँ, एंड लास्ट लेंसर एंड लेसी। क्या बोला मैंने आपको कि बैंक और कस्टमर भी जनरल रिलेशनशिप सेकेंडरी वाला है, वो क्या है, एजेंट एंड प्रिंसिपल, बेलर एंड बेली, प्लेजर एंड प्लेजी, मोर्टगेजर एंड मोर्टगेजी, लेस एंड लेसी। अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी ना तो लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे, आपको वर्ड्स तो समझ आ रहे होंगे मेरे, है ना, और आगे इन वर्ड्स को मैं वैसे भी लिखूंगा हेडिंग बना के तो आपको समझ आ ही जाएंगे। अब स्पेशल रिलेशनशिप जो है वो क्या है, वो 3 प्रकार का है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड, पहला रिलेशनशिप है कि बैंक और कस्टमर के बीच ये रिलेशनशिप है कि बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करता है अपने कस्टमर्स का। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, बैंक अपने कस्टमर के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, कॉन्फिडेंस में रखता है और उनकी प्राइवेसी को ख़त्म नहीं होने देता। ऑब्लिगेशन टू ओनर चेक, बैंक चेक को क्या करता है, ओनर करता है, चेक जो लगता है बैंक में, बैंक उसको कैश करवाता है, कैश करता है। तो ये रिलेशनशिप है बैंक और कस्टमर के बीच। अब हम सबसे पहले जनरल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, फिर स्पेशल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं जनरल रिलेशनशिप की बात करूं, बैंक और कस्टमर के बीच जो जनरल रिलेशनशिप पाया जाता है उसमें एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, है ना। जनरल रिलेशनशिप 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिलेशनशिप, सबसे पहला जो रिलेशनशिप है कस्टमर और बैंक के बीच, वो है डेटर और क्रेडिटर का। जब भी एक व्यक्ति बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो ये जो रिलेशनशिप है सबसे पहले इस्टेब्लिश होता है। वंस अ पर्सन ओपन्स अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट हिज मनी इनटू अ बैंक, देन द पर्सन बिकम्स क्रेडिटर। पर्सन जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है बैंक में वो क्रेडिटर बन जाता है, एंड बैंक बिकम्स डेटर, बैंक डेटर बन जाता है क्योंकि वो एक पर्सन के पैसे अपने पास ले रहा है और बैंक आगे उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, आगे लोगों को लोन देने में यूज़ करता है। मतलब जब भी अकाउंट ओपन होगा और जब एक व्यक्ति अपना पैसा बैंक को देगा तो बैंक बन जाएगा डेटर और पर्सन बन जाएगा क्रेडिटर। बट लेटर ऑन, बाद में जब भी एक व्यक्ति बैंक से लोन लेगा, उधार लेगा, तो फिर यहाँ पे बैंक बन जाएगा क्रेडिटर देने वाला और पर्सन बन जाएगा डेटर लेने वाला। अर्थात डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर के बीच हमेशा रहता है। बैंक डेटर का रोल भी प्ले करता है, बैंक क्रेडिटर का रोल भी प्ले करता है, कस्टमर डेटर का रोल भी प्ले करते हैं, कस्टमर क्रेडिटर का रोल भी प्ले करते हैं। डिपेंड करता है कि कब कस्टमर बैंक को पैसा दे रहे हैं, कब बैंक कस्टमर को पैसा दे रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं सेकेंडरी रिलेशनशिप की बात करूं जनरल रिलेशनशिप में, तो सेकेंडरी हमारे पास बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे जो बैंक और कस्टमर के बीच पाए जाते हैं। वैसे तो जब आप बैंक में खाता खुलाते हो तो प्राइमरी रिलेशनशिप तो आपका डेटर और क्रेडिटर का ही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप एज इन प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो बैंक है वो एक एजेंट के रूप में काम करता है और कस्टमर एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल वो पर्सन है जो अपने बिहाफ में काम करने के लिए दूसरे को एम्प्लॉय करता है, हायर करता है। तो बैंक और कस्टमर के बीच ऐसा संबंध पाया जाता है कि जो बैंक है वो कस्टमर के बिहाफ में बहुत सारे काम करता है, जैसे एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में करता है। बैंक कस्टमर के बिहाफ में उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, कस्टमर के बिहाफ में उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे करता है, कस्टमर के बिहाफ में उसके रिचार्ज भी करता है, कस्टमर के बिहाफ में उसके सारे जो भी काम है वो बैंक कर देता है। आप कहीं पे अगर कोई गाड़ी लोगे लोन पे, आपको बैंक को जाने की जरूरत नहीं है पैसे निकाल के गाड़ी को, जिससे गाड़ी ली उसको देने की। अपने आप बैंक आपके बिहाफ में आपके अकाउंट से पैसा काटेगा और लोन में दे देगा। आप कुछ भी सामान लेते हो, किस्तों पे कुछ भी लो, खुद पैसा कट जाएगा अकाउंट से, बैंक काट देगा पैसा। बैंक आपके एजेंट के रूप में काम कर रहा है, आप प्रिंसिपल हो, मतलब कस्टमर प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, between the bank and customer is the relationship of principal and agent. The bank is treated as a agent of customer who is treated as principal. Customer is principal.
bank does many acts on behalf of customer, like paying the taxes, like paying the various bills, insurance policy, and also many other acts.